वरहमतुल्लाह। ऑडिट वर्ल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में मेरा अनुभव 57 ईयर्स बारे में। आज मैं आपको आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दोनों के बारे में कुछ अंदर की बातें बताऊंगा। सबसे पहले होम्योपैथिक। होम्योपैथिक के अंदर मैं बहुत लंबा समय गुजारा है और लंबे समय के अंदर जो संपर्क में आने वाले आदमी भी अधिक ही होंगे। बड़े बड़े संत भी आए, कई अच्छे बुरे अनुभव जीवन के अंदर हुए। अपने हाथ से कोई को गलत दवाई भी हो सकता है लग गई हो, कम लग गई हो। कुल मिलाकर के होम्योपैथिक के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो काम देती है आदमी को, वो उसकी मेमोरी काम देती है। जिसकी याददाश्त थी कमज़ोर, वो अगर डॉक्टर पहली बार तक बनेगा नहीं रहा, अगर बन भी गया तो वो कोई काम का नहीं। होम्योपैथिक के अंदर सारा खेल जो है वो एक एक लक्षण के ऊपर निर्भर है। जबकि दोनों एक साथ ही लेने पड़ेंगे और कोई उपाय नहीं। जबकि आयुर्वेद के अंदर कोई मुसीबत नहीं। आयुर्वेद में कहता हूँ जितना कठिन है उतना ही आसान है। कोई चीज़, जब मैं पहले हारमोनियम कोई किसी को बजाता देखता या कभी मैं बजाने की कोशिश करता तो मेरे को लगता कि कितनी बड़ी मुसीबत है। मैंने भी हाथ मार मुझा के सीख गया तो फिर अंधेरा हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उंगलियां अपने आप चलने लग जाती। तो रियाज, उसमें भी मेमोरी का होना आवश्यक है। और आपको हर एक रोगी के अंदर ये नहीं देखना कि क्या है क्या नहीं। आपको सोरा और सिफिलिस और साइकोसिस तीनों को देखने पड़ेगा। जबकि आयुर्वेद में तीनों को देखने नहीं पड़ेंगे, ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्योंकि आपको देखने इसलिए पड़ेंगे कि आपको उसके और लक्षण भी देखने हैं। जबकि आयुर्वेद में बस ये देख लिया ये वात का रोगी है, ये कफ का या पित्त का, बस बहुत है। उसके अंदर के लक्षण सारे इंसान मात्र में एक होता है। तो हो गई ना आयुर्वेदिक सरल, होम्योपैथिक टिपिकल विद्या है। यूनानी भी विद्या है। जो भी विद्या है जो मनुष्य को निरोग रखती है वो ही भगवान के बराबर होती है। यही विद्या उस वक़्त थी, यही आज है। थोड़ा ये बदला है, परिवेश जो बदला है, तो ये वक्त के साथ साथ बदलता रहेगा। होम्योपैथी के अंदर
पहली बात याददाश्त तेज होना। दूसरी बात जो सोरा सिफिलिस और साइकोसिस को लेकर के एक सेकंड में समझ जाए कि ये रोग सोराविस से ग्रसित है, और जो भी दवाई देगा तो वो इफेक्टिव रहेगी, रोगी ठीक होगा बहुत जल्द। अगर ये थोड़ी सी भी देर होने के बाद दिमाग से निकल गई तो फिर पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सिफिलिस का है या सोरा का है। आयुर्वेद में तो बस किसी ने आकर के यही कहा आयुर्वेद में कि मेरा जोर दुखता है, कंधा दुखता है, हाथ और पांव दुखता है, तो आयुर्वेद फट से वात का रोगी उसको मान लेते हैं। अब अगर उसको साथ के अंदर जुकाम भी है, छाती में कफ भी बोलता है, या कोई और इस तरह का भी है, या हाँफता है इस तरह का भी, तो प्रधान दवा तो वातनाशक ही होगी, और बाकी जो उसको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसकी वो अलग वैद्य उस वक्त जो भी है वो दे देगा। होम्योपैथिक के अंदर एक बार दवा लेने के बाद अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है वो अब ये कि इसमें जो महात्मा हैनीमैन जो इनके जन्मदाता थे होम्योपैथी के, एक ऐसा रहस्य वो लिख के नहीं गए, वो छोड़ गए। अगर वो लिख के चल जाते तो बात ही अलग होती, छोड़ गए। अब मान लो किसी को खांसी है तो आयुर्वेद के अंदर खांसी का रोगी है और कफ का रोगी है, वो उसको कफनाशक दवाइयों का प्रयोग कराना होता है। उसके अंदर अरडूसा है, ये अपने और जितनी चीज़ें हैं खांसी में, और उनका प्रयोग लिख देते हैं, रोगी ठीक हो जाता है। होम्योपैथिक में बड़ी परेशानी आती है कि जो रोगी वात का है उसको दर्द कम करने की भी दवा एक तरफ देनी, और उसकी और प्रॉब्लम है उसकी दवा और देनी, तो उसको डबल पढ़ना पड़ता है होम्योपैथिक में। तो होम्योपैथिक में खाली दिखती एक जरा सी गोलियां होती है, लेकिन ये एक ऐसा विशाल वृक्ष है जिसकी नींवें बहुत गहरी गई हुई है, जिसकी जड़ें पाताल तक गई हुई है, और इसी चिकित्सा से अगर धैर्यपूर्वक चिकित्सा ली जाए या की जाए तो ये हर रोग पे भारी पड़ती है, और किसी भी चिकित्सा से पद्धति से कमज़ोर नहीं पड़ती। होम्योपैथी बेधड़क हो के आप ले काम में। आयुर्वेद में ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, होम्योपैथिक में इतने नहीं, ये मैं पहले बता देता हूँ। आयुर्वेद में तो थोड़ी गर्म दवा पेट में गई और लैट्रिन में जलन हुई, तुरंत जैसे शराब पीते ही 15 मिनट में ज़रूर आएगा, क्योंकि आयुर्वेदिक। समझे आप मेरी बात को? कोई किताब नहीं है इसकी बनी हुई जिसमें आपको ये लिखा मैं बता दूं। शराब एक आयुर्वेदिक ही चीज़ है। जैसे आयुर्वेदिक के अंदर अफीम, कुचला,
बिलावा, इस तरह होम्योपैथिक के अंदर भी इन चीज़ों की दवा बनी हुई है। तो उनका तो धड़ल्ले से प्रयोग करो तो मनुष्य के शरीर में कोई कष्ट पैदा नहीं होगा। उन्हीं चीज़ों को जिसकी होम्योपैथिक ने बना रखी है और उन्हीं चीज़ों को आयुर्वेदिक में उसी कुचले को, उसी बिलावे को, उसी वत्सनाभ को एकोनाइटिस का बना। अगर आयुर्वेद में किसी बिना सोचे समझे वेद ने कह दिया कि इसको 2 महीना या लेते रहो यार, कोई नुकसान नहीं करे, रोगी अगर उसको लेता रहा, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि नारसिंग चूर्ण, आयुर्वेद में नारसिंग चूर्ण बिलावे से बना, और बिलावा बहुत बड़ा जहर होता है। तो बिलावे जो भी इस तरह की जो उपविष्ट होते हैं उनमें सेक्स पावर बढ़ाने की बड़ी अद्भुत शक्ति होती है। कुतला भी जहर है, उसमें भी वही शक्ति है आदमी को मर्दानगी बढ़ाने की। इसी तरह बिलावा में भी मर्दानगी बढ़ाने की शक्ति है। हर एक जो विष से बनी हुई है, वो सबसे बड़ा लफड़ा है कि एकोनाइट हिज वत्सनाभ, वत्सनाभ से एकोनाइट बना। एकोनाइट ने प्लस 200 पोटेंसी दिन में 2 बार 3 बार कोई भी व्यक्ति निरोगा या और को जो भी रास्ते चलते कोई मैंने आप खिला दो, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। और वही वत्सनाभ जो आयुर्वेदिक है, जिसकी जरूरत 4 दिन खिलाने की है, जहाँ आपने 1 महीना खिला दी, लेने के देने पड़ जाए। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि किस तरह होम्योपैथिक दवा 1 बूंद जाती है, 1 बूंद के अंदर भी एल्कोहल होता है। जब तो वो बूंद 1 मोठ के बराबर दिखती है तो इसका मतलब है कि सुई की नोक के बराबर मूल दवा होगी। कुल 2 बूंद इसलिए लेते हैं कि भी पानी में गिरे ना गिरे। तो ऐसी सूक्ष्म क्रिया करने वाली जो चिकित्सा पद्धति होम्योपैथिक है, आयुर्वेद नहीं। अरे सबसे बड़ी बात ये समझो, होम्योपैथिक के अंदर 1 बार आपको दवा बनानी है, उसके बाद फिर आपको न बार बार खरीदनी है न कुछ और, सिर्फ एल्कोहल चलता रहेगा। फेरम मेटेलिकम भी वही भाव है, और मेटेलिकम सोने से बनी हुई दवा भी वही भाव। ये मज़े कोई चिकित्सा पद्धति में आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए होम्योपैथिक सस्ती है। कुछ ने बना दिया इसको महंगी, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी सबसे सस्ती है। और सबसे बड़ी बात है कि सस्ती के अलावा किसी भी कम याददाश्ती वाले किसी भी डॉक्टर ने, डॉक्टर ही होता है, कोई दवा दी है और तो उससे कोई 1 आध दिन तकलीफ हुई होगी, बाकी कभी खतरे में नहीं आ सकता आदमी की। आज तक होम्योपैथिक दवा से कोई की मौत नहीं हुई, इसलिए इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। और आयुर्वेद के इतने भयंकर साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है, फिर वो एलोपैथिक से ही ठीक होते हैं।
तो आज का मैं इतना ही आपको कहूँगा कि होम्योपैथिक में सोरा सिफिलिस और साइकोसिस को समझने की कोशिश करें। अगर ये आपके दिमाग में बैठ गई तो फ़ौरन आप रोगी को पकड़ लेंगे। अब रहा सवाल लक्षण देखने के लिए, तो लक्षण तो देखने होंगे। और इसी तरह आयुर्वेद वेद के पास कोई रोगी आके बताता है कि उसके शरीर में 4 जगह तो दर्द है और 1 जगह जुकाम है, यूँ मान के चलो, तो वो वातिक रोग होगा। वात को दूर करने वाली ही दवाइयाँ उसको देनी होगी। अब उसके साथ में वो छोटी दवाई और दूसरी दे करके उसकी जो कफ संबंधी रोग है वो भी साथ चलेगी। ये भी सगे गर्म ठंडी गर्म या एक समा ये चलेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि एक रोगी आकर के खाली वो तो अपनी तकलीफ़ को बयां कर देता है कि मेरे ये दुखता, मेरे ये दुखता। इसके अलावा उसको क्या मतलब इस बात से, तेरे पास क्यों आया है? अगर वो जानता होता तो तुम पता लगाओ फ़ौरन कि ये वातिक है कि पित्तिक है या कफिक है। आती हल 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 करते बैठता है, हाँफता है, सांस लेते, फ़ौरन समझ आओ ये कफ रोगी है। आते बिना पूछे दवा लिख के दे दो। इसको कहते हैं आयुर्वेदिक। यूं ही हाथ पकड़ लेके बैठ जाएंगे बहुत देर तक, गिनती करना ही पूरी नहीं जानते। खैर जो भी है, जो समय पे हो जाए वो अच्छा है। आयुर्वेद बहुत बढ़िया है, आयुर्वेद महान है। और जितनी भी जिस तरह गंगोत्री से निकल के कई नदियाँ एक दूसरे की 50 बन जाती हैं, इसी तरह चिकित्सा पद्धतियों में भी अलग अलग हर थेरेपी की चिकित्सा पद्धति है। चुंबक चिकित्सा, जल चिकित्सा और सब तरह की आ गई। इसमें मंत्र चिकित्सा वगैरह सारी चीज़ें आ गई, आध्यात्मिक वगैरह सारी चीज़ें आ गई। तो कोई फर्क नहीं। कुल मिलाकर के सभी चिकित्सा पद्धतियों का लक्ष्य एक ही रहता है कि रोगी के रोग को ठीक करना। थैंक्स।